हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दो कंडीशंस होती है, क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स और इंटेंशन ऑफ पार्टीज़। फिर इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, असर्टेन होनी चाहिए, और इसके 3 स्टेजेस थे। डिलीवरेबल स्टेट, अगर डिलीवरेबल स्टेट में प्रॉपर्टी है तो उसे उसी टाइम डिलीवर कर सकते हैं। अगर नहीं है डिलीवरेबल स्टेट में तो हमें उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना होगा। और डिलीवरेबल स्टेट में भी है, गुड्स भी स्पेसिफाइड हैं, बट उसका प्राइस असर्टेन नहीं है तो हमें प्राइस असर्टेन करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे है अनअसर्टेन गुड्स। Where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are ascertained. तो ये हमने पहले भी रीड करा था अनअसर्टेन्ड गुड्स के बारे में कि तब तक हम उस गुड को सेल नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो गुड हम क्या नहीं कर ले, एसर्टेन नहीं कर लेते। ठीक है। The rule in respect of passing of property of unascertained goods are as follows. Sale of unascertained goods by description and appropriation. Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of a contract and with mutual consent of seller and buyer. तो सबसे पहले जब तक गुड्स हमारा अनएसर्टेन है हमें उसे एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मतलब कि उन एसर्टेन गुड्स में से, वो गोडाउन में जो बहुत सारे गुड रखे हैं उनमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें गुड को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा गुड हमें बाय करना है, और उसमें दोनों का कंसेंट होना चाहिए, सेलर का भी और बायर का भी। द असेंशियल्स आर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे अभी, क्योंकि अनअसर्टेन गुड का सेल अभी एट प्रेजेंट नहीं हो सकता है ना। अनअसर्टेन गुड्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो हमेशा फ्यूचर के लिए रहेगा कि फ्यूचर में सेल करेंगे, और जब ये अनअसर्टेन गुड्स असर्टेन गुड्स बन जाते हैं ना तब हम इसको सेल कर सकते हैं। द गुड शुड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो अनअसर्टेन गुड्स को जब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे उसको असर्टेन करेंगे हम, तो वो एज पर द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी होना चाहिए, जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन हो, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट हो बायर का भी और सेलर का भी। द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ऑब्वियसली जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते हैं उनको पहले हमें डिलीवरेबल स्टेट में लाना होता है। The goods must be unconditionally as distinguished from the intention to appropriated to a contract either by delivery to the buyer or his agent or to the carrier. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए गुड्स के ऊपर, अनकंडीशनल होने चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर with the assent of buyer and buyer with the assent of seller. हमेशा appropriation कैसे होता है, consent of both the parties, buyer and the seller. The assent must be express or implied. The assent may be given either before or after appropriation. Assent क्या होता है, official agreement, ठीक है। तो इस वो express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, और गुड्स को अप्रोप्रिएट करने के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के गुड, इस क्वालिटी के गुड्स सेलेक्ट करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया हम पहले भी बता सकते हैं, या फिर आफ्टर अप्रोप्रिएशन भी हम कंसेंट ले सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये वाले डिस्क्रिप्शन के गुड्स, ये वाले क्वालिटी के गुड्स ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। बोलो बोलो। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। कैरियर क्या होता है, वो जो ट्रांसपोर्टर होता है। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर और टू or other bailey whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. अगर यहाँ पर सेलर ने गुड्स कैरियर को दे दिए, गुड्स कैरियर को दे दिए, और सपोज यहाँ पर उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है, ठीक है, सेलर के पास राइट नहीं है, तो जैसे ही इसने गुड्स कैरियर को दिए होंगे ना, ये अब जितना भी रिस्क रहेगा वो किसका हो जाता है, बायर का हो जाता है। ठीक है, कब, जब सेलर के पास हो गया,
आंसर भेज देती हूँ। पुलकित आपको भेजा है, आप उनको भेज देना। Does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 4 is a bill of lading or the railway parcel is made out of a bill of lading of railway parcel is made out in the name of the buyer and is sent to him. The ownership in the goods passes from the seller to the buyer. In case the goods are subjected to accidental loss or by theft, the seller will not be liable. है ना? अगर सेलर ने कैरियर को गुड्स दिए और इस जगह पर जब वो कैरियर को गुड्स दे रहा था, इसने सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, ठीक है, राइट्स ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा? अगर इस रास्ते में गुड्स चोरी हो गए, गुड्स का कोई भी एक्सीडेंटल लॉस हो गया, कुछ भी हुआ, तो सेलर लायबल नहीं होगा, वो किसका लॉस होगा? फिर बायर का लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर जब सेलर कैरियर को जब गुड्स दे रहा था ना, अगर इसने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया होता, ठीक है, इसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल होता, तो अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट एक्शन, कोई भी लॉस या फिर थेफ्ट होता, तो सेलर लायबल होता, बायर लायबल नहीं होता। ठीक है, क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि कब सेलर लायबल है और कब सेलर लायबल नहीं है? बताओ। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, अगर सेलर नहीं करता तो सेलर इज नॉट लायबल, बट अगर सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो फिर सेलर इज लायबल। ठीक है तोशिका? Example 5. M places an order for book with the bookseller in Mumbai. He asks him to send the book by courier. Payment of the book was to be made by the check. The seller sends the book by courier. The book is lost in the way. The seller wants the buyer to bear the loss. According to section 23 subsection 2, it is an unconditional appropriation of goods because in which buyer M has become the owner of goods. Therefore, he will bear the risk of loss of the book in the way. तो अगेन अगर राइट रिजर्व होंगे तो सेलर लायबल हो जाएगा, नहीं होंगे तो सेलर लायबल नहीं होगा। आगे पॉइंट सी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में होता है बहुत ज़्यादा कि हम गुड्स को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद वो अब सेलर की एक्चुअल सेल होगी या नहीं होगी, वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। कि अगर बायर ने गुड्स को रिटर्न नहीं करा, बायर ने एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड था उतने टाइम तक गुड्स अपने पास ही रख लिए, या फिर अगर बायर ने गुड्स को यूज़ कर लिया, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन को वायोलेट करा, तो फिर वो सेल होती है, नहीं तो फिर सेल नहीं होती है अगर वो बायर सेलर को गुड्स रिटर्न कर देता है तो। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न or other similar terms, the property therein passes to the buyer. कब प्रॉपर्टी पास होती है? जब हम गुड्स को भेजते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कब बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है? When he signifies his approval, कब? जब बायर या तो अपना अप्रूवल दे दे, बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस टू द सेलर एंड does any other act adopting the transaction, या फिर वो अप्रूवल दे, वो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अप्रूवल दे, या फिर
वो कोई ऐसा एक्ट करे, बायर ऐसा कोई एक्ट करे जिससे सेलर को ऐसा लगेगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है गुड की. If he does not signify his approval or the acceptance to the seller but retains the good without giving any notice of rejection, then if the time has been fixed for the return of goods or an expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of a reasonable time, अब क्या होगा कि मैंने गुड्स, सेलर ने बायर को गुड्स भेजे और बायर के पास टाइम पीरियड था 10 डेज का, अगर वो गुड्स को रिटर्न करना चाहता है तो. ठीक है, गुड्स को रिटर्न करने का टाइम पीरियड था 10 डेज और 10 डेज निकल गए. 10 डेज तक यहाँ पर इसने कोई अपना नोटिस ऑफ रिजेक्शन सेलर को नहीं दिया और 10 डेज पास हो गए. तो जैसे ही 10 डेज पास होंगे तो सेलर क्या मान लेगा कि गुड्स को बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है. He does something to the good which is equivalent to the accepting of goods. Example, he pledges or sells the good. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सेलर कि बायर जो है, बायर ऐसा कोई एक्शन शो कर दे कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. उसने सपोज गुड्स लिए थे यहाँ पर ऑन अप्रूवल बेसिस और फिर बायर ने क्या करा, उस गुड को आगे सेल कर दिया या उस गुड को आगे प्लेज कर लिया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया. तो इसको करने की वजह से सेलर क्या मान लेगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. ओके, डाउट बताओ. एक बार तोशिका ये एग्जाम्पल रीड कर लो यहाँ तक, मैं अभी करवाती हूँ आगे. तोशिका रीड करे एग्जाम्पल 6, 7 और 8. हेलो, बोलो तोशिका. अब तो आपकी वही आप, हाँ एक बार मैं रीड करूँ या आपको समझ में आ गए? बताओ तोशिका, आ गए? ठीक है, एक बार मैं यहाँ से रिपीट कर देती हूँ. वॉइस ब्रेक हो रही है. हेलो, क्या आप ठीक है? ठीक है, ठीक है. तो हमने अनअसर्टेन गुड्स में क्या पढ़ा? सबसे पहला कि अगर गुड्स अनअसर्टेन है तो उसे एसर्टेन करने पड़ेंगे, गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा और उसके अंदर सेलर और बायर का दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए. ठीक है. फिर अगर गुड्स कैरियर के थ्रू डिलीवर हम कर रहे हैं और अगर सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा तो सेलर लायबल नहीं है, लेकिन अगर करा है तो सेलर लायबल है. आगे, अगर गुड्स को हमने ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस भेजा हुआ है तो कब हम ऐसा मान लेंगे कि बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई? या तो बायर अप्रूवल दे दे या बायर एक्सेप्टेंस दे दे या अपने एक्ट से ऐसा शो कर दे कि उसने गुड्स को ले लिया है, या फिर उतना टाइम पीरियड जो था बायर के पास गुड्स को रिजेक्ट करने का, उतना टाइम पीरियड पास हो गया और गुड ने कोई भी बायर ने हमें कोई भी नोटिस ऑफ रिजेक्शन नहीं दिया है, या फिर बायर क्या करे कि आगे गुड्स को सेल कर दे या आगे गुड्स को प्लेज कर दे, इससे भी ये शो होता है कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है. आगे, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न. सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न. It may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that goods were to remain the property of the seller till they are paid for, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with, cash is paid for. अगर यहाँ पर सेल कैसा था, अगर सिर्फ कैश पे करना था या फिर उसको रिटर्न कर देना था, तो जब तक बायर कैश पे कर नहीं देगा तब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे. एग्जाम्पल रीड करते हैं. ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस. या तो कैश पे करो या फिर गुड्स को रिटर्न कर दो.
It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property until the price is paid. ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि A ने अगर B को कोई भी गुड सेल करा, भले ही पोजीशन क्यों ना ट्रांसफर हो गया हो, भले ही पोजीशन क्यों ना ट्रांसफर हुआ हो, लेकिन अगर सेल हुआ है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, तो जब तक B कैश पे नहीं कर देगा ना, तब तक ओनरशिप A से B के पास ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, until the price is paid. Before the payment of price, B pledged the jewelry to C. It was held that at the time of pledge the ownership is not transferred to B, such the pledge is not valid and A could not recover the jewelry from C. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि A ने B को सेल करी, कैसे? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस पे. यहाँ पर भले ही गुड का पोजीशन ट्रांसफर हो गया, लेकिन ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक बी इसको कैश पे नहीं कर देता, और बी ने कैश पे नहीं करा. तो जब बी ने कैश पे नहीं करा और उसके पहले ही बी ने सी को क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ये वाली गुड्स प्लेज कर दिए, तो ये जो प्लेज करा गया है ये हम वैलिड नहीं मानेंगे. ठीक है, तो वैलिड नहीं होगा और ए जाकर के सी से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, अपना गुड वापस, ज्वेलरी वापस ले सकता है. डी, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. This section preserves the right of disposal of goods to secure that the price is paid before the property in goods passes to the buyer. Where there is a contract of sale of specific goods or where the goods have been subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of contract or appropriation, as the case may be, reserve the right to disposal of goods until certain conditions have been fulfilled. In such a case, in spite of the fact that the goods have already been delivered to the buyer or to the carrier or other bailee for the purpose of transmitting the same to the buyer, the property therein will not pass to the buyer till the condition imposed, if any, by the seller has been fulfilled. यहाँ पर अब हमने राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में अभी पहले भी पढ़ा था. ठीक है, अब सेक्शन 25 क्या है, वो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो सेक्शन 25 प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासेस टू द बायर. ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर वो जो राइट है सेलर का, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये, और जो सेलर है अगर वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर करके चलता है, तो भले ही यहाँ पर गुड्स बायर के पास ट्रांसफर क्यों ना हो गए हों, लेकिन स्टिल अगर इसने प्राइस पे नहीं करा तो सेलर के पास राइट रह सकता है. वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड वेयर द गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, the seller may, by the terms of contract or appropriation as the case may be, reserve the right of the disposal. अगर कोई भी सेल ऑफ गुड्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो सेलर के पास राइट रहता है कि वो अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व करके चल सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, until certain condition have been fulfilled. In such a case, in spite of the fact that the goods have been already delivered to the buyer, मतलब कि सेलर ने गुड्स को बायर को डिलीवर कर दिया या फिर कैरियर को डिलीवर कर दिया या फिर किसी और पर्सन को डिलीवर कर दिया, द प्रॉपर्टी देयर ऑन विल नॉट पास टू द बायर. जब तक बायर उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर देगा तब तक बायर के पास प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगी. ठीक है, मतलब कि इसकी ओनरशिप पास ऑन नहीं होगी. तो अगर सेलर के पास राइट है और सेलर कोई कंडीशंस इम्पोज करता है, तब जब तक बायर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. X sends furniture to the company by a truck and instruct the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by the company. The property passes only when the payment is made. तो यहाँ पर सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा. यहाँ पर सेलर ने जो कैरियर था उसको ऑर्डर दिया कि आप तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करोगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी. तो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रांसफर हो सकती है जब पेमेंट बायर कर देगा. Circumstances under which the right of disposal may be reserved. In the following circumstances, seller is presumed to have reserved the right of disposal. मतलब कि इन केसेस में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर दिया है.
if the goods are shipped or delivered to a railway administration for the carriage and by bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal. ठीक है, अगर क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेलर है उसको बायर के पास गुड्स पहुँचाने हैं और सेलर ने क्या दिया गुड्स पहुँचाने के लिए, इसको रेलवेज को दिया, ठीक है, रेलवेज को दिया, और यहाँ पर इसको इसने सेलर ने रेलवेज को क्या बोला कि बायर को तब तक गुड मत देना जब तक ये आपको बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट ऐसा कुछ शो ना करे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम मानकर चलेंगे सेलर ने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस क्या है, वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड सेंड्स हिम टू द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद अ बिल ऑफ लेडिंग, the railway receipt, or to secure the acceptance on payment thereof, the buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बिल बनाया गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था, तो जब तक बायर इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेलवेज को मना किया है कि इसको गुड्स ट्रांसफर मत करना, तो जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक ये गुड्स ट्रांसफर नहीं करेगा। ऐसे केस में भी हम क्या मानकर चलते हैं कि सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, जब भी बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग, ऐसे किसी केस में सेलर ने ये कंडीशन लगाई है कि जब बायर ऐसा कंडीशन को फुलफिल करे तभी आप गुड्स ट्रांसफर करना, रेलवेज को ऐसा कुछ बोला है, तो ऐसे केस में हम प्रिज्यूम करते हैं कि सेलर ने क्या करा है, अपना राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करके वो चल रहा है। And if he wrongfully retains the bill of lading or railway receipt, the property of goods does not pass to him, ठीक है। अगर कोई wrongful act करता है तो obviously property pass नहीं की जाएगी। It should be noted that section 25 deals with the conditional appropriation as distinguished from unconditional appropriation dealt with under section 23. अब हम पढ़ेंगे risk prima facie passes with property, section 26. According to section 26, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer, ठीक है। जब तक सेलर के पास प्रॉपर्टी रहती है तब तक रिस्क भी किसके पास रहता है, सेलर के पास ही रहता है। बट when the property therein is transferred to the buyer, जैसे ही प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई तो the goods are at buyer's risk whether the delivery has been made or not, जैसे ही सेलर यहाँ से गुड को पास करता है तो रिस्क किसके पास पहुँच जाता है, बायर के पास पहुँच जाता है, भले ही इसको अभी डिलीवरी मिली है या नहीं मिली है। However, section 26 also lays down an exception to the rule that risk follows ownership. It provides that where the delivery of goods has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at risk of the party in fault, of the party in fault. हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि अगर सेलर के पास है तो रिस्क सेलर का है, लेकिन अगर सेलर ने अपने पास से गुड्स भेज दिए तो रिस्क किसका हो जाता है, बायर का हो जाता है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा है उस पार्टी का रिस्क रहता है, ठीक है। अगर हमने बोला था सेलर को विद इन 2 डेज गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए, और सेलर ने 2 डेज में गुड्स को डिलीवर नहीं करा, ठीक है, और 2 डेज के बाद ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने वाली थी कि गुड्स को अगर डिलीवर करते तो फिर गुड्स रिस्क में आ जाते, ठीक है, और सेलर ने कब ट्रांसफर करा गुड्स को, 2 दिन के बाद ही ट्रांसफर करा। तो वैसे जनरल केस में ट्रांसफर करते ही बायर का रिस्क हो जाता है, लेकिन ऐसे केस में क्योंकि सेलर की गलती है तो रिस्क भी किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा, ठीक है। तो जो भी पार्टी इन फॉल्ट होगा ना, रिस्क भी उसी पार्टी के पास जाएगा। Thus, in ordinary circumstances, risk is borne by the buyer only when the property in goods passes over him. However, the party may be special agreement stipulate that risk will pass sometime after or before the property has passed. ठीक है, तो सिंपल सा रूल है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसका रिस्क है, लेकिन अगर किसी पार्टी ने फॉल्ट करा है तो जो फॉल्टी पार्टी होगी उसका रिस्क होगा। प्राइमा फेशी रिस्क प्राइमा फेशी passes with ownership.
The owner of the goods must bear the loss or damage of goods unless otherwise is agreed to. Under section 26 of the Sales of Goods Act, unless otherwise agreed, the goods remain at seller's risk until property therein has passed to the buyer. After that event they are at buyer's risk whether the delivery has been made or not. ठीक है, सिंपल हमारा ये रूल बोलता है seller's risk until the property passes to the buyer, buyer's risk after the property passes from the seller. जब तक प्रॉपर्टी सेलर के पास है सेलर का रिस्क, जब प्रॉपर्टी बायर के पास पहुंच जाती है बायर का रिस्क। लेकिन अगर इस केस में किसी ने भी डिफॉल्ट करा तो रिस्क किसका होता है, जो पार्टी डिफॉल्ट करती है उसका रिस्क होता है। एग्जाम्पल 11, A bids for an antique painting at the sale of auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify the acceptance of the bid, he hit the antique which gets damaged. The loss will have to be borne by the seller because the ownership of the goods has not yet passed to the seller from the seller to the buyer. ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था ऑक्शन वाला केस पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा था जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होता है या ऐसा कोई एक्शन होता है उससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो पास हो जाती है। लेकिन उस एक्शन को करते टाइम, स्ट्रक हिज हैमर करते टाइम क्या हुआ, उसने पेंटिंग को ही हिट कर दिया, और पेंटिंग के डैमेज हो गई। तो ऐसे केस में सेलर ही लॉस को बॉर्न करेगा क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। द अफोरसेड रूल इज हाउएवर द सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशंस। If delivery has been delayed by fault of the seller or buyer, the good should be at risk, the party in default. As regard loss which might not have arisen but for the default, the duties and liabilities of seller or the buyer as the bailey of the goods or other party remain unaffected even when the risk has generally passed. ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर जो पार्टी डिफॉल्ट करेगी उसका रिस्क हो जाएगा जब तक कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की गई। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है प्रॉपर्ली, तो उसका रिस्क हो जाता है जिसके पास ओनरशिप होती है। एग्जाम्पल 12, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी। ठीक है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इनको सेल करनी है 100 कॉटन बेल्स, इसको सेल करनी है 100 कॉटन बेल्स। B took the delivery on the part of the cotton but made a default in accepting the remaining bales. ठीक है, B ने डिलीवरी ली लेकिन यहाँ B ने कुछ डिफॉल्ट भी कर दिया कुछ बेल्स को एक्सेप्ट करने में। Consequently, the cotton becomes unfit for use और डिफॉल्ट B क्या डिफॉल्ट करने की वजह से कॉटन क्या हो गया, अनफिट फॉर यूज। The loss will have to be borne by the buyer. तो ऐसे केस में लॉस किसका होगा, बायर का होगा, क्योंकि डिफॉल्ट किसने किया था, बायर ने किया था। It should however be remembered that the general rule shall not affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailey of goods for the other, even when the risk has passed. It is their duty to take care of the good as a man of ordinary prudence would have done. ठीक है, तो जिसका रिस्क होगा जिसका डिफॉल्ट होगा उसका रिस्क होगा। हमारे एग्जाम्पल में बी ने डिफॉल्ट करा था तो इसलिए बी का रिस्क हो जाएगा, बी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जनरल रूल हमारा ये बोलता है कि रिस्क भले ही बायर का हो लेकिन जो जनरल ड्यूटीज होती है, लाइबिलिटीज होती है सेलर की, बायर की, बेली की, कैरियर की, किसी की भी, वो जनरल ड्यूटीज वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो अगर जैसे जनरल ड्यूटी मतलब कि अगर मेरे पास गुड है, भले ही डिफॉल्ट बी कर रहा हो और क्या बोलते हैं बी के पास रिस्क पास हो रहा हो, भले ही बी के पास रिस्क पास हो रहा हो, लेकिन अगर मेरे पास गुड है तो मुझे उस गुड्स को ऐसे रखना चाहिए जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन उसको रखेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर बी के पास रिस्क चला गया तो मैं गुड्स को खराब कर दूंगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। ठीक है, गुड्स को मुझे उसी तरीके से टेक केयर करना होगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी मैन एक सही तरीके से गुड्स को रखता, टेक केयर करता। As noted above, the risk, that is the liability to bear the loss in case of property is destroyed, damaged or deteriorated, passes with the ownership. The parties may, however, agree to the contrary. For instance, parties may agree that the risk will pass sometime after or before the property has passed from the seller to buyer. ठीक है, तो रिस्क हमारा तब ट्रांसफर हो जाता है या तो आफ्टर या बिफोर, जब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है।
ओके, तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 26 क्या बोलता है? सेक्शन 26 एक सिंपल सी चीज बोलता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी उसके पास रिस्क, लेकिन अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो रिस्क भी उसी के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर्टी रखी हुई है, भले ही रिस्क किसी और के पास हो, तो मुझे उस गुड को ऐसे ही ट्रीट करना होगा, ऐसे ही टेक केयर करना होगा जैसे कि अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 27 to 30 ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ओनरशिप नहीं है, स्टिल हमारे पास ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, मतलब कि हम टाइटल को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम गुड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि हम नॉन ओनर है गुड के, हमारे पास ओनरशिप नहीं है, स्टिल हम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। In general, the seller can sell only such good of which he is absolute owner, but sometimes a person may sell of which he is not the owner. Then the question arises as to what is the position of buyer who has bought the goods by paying the price. ओनरशिप नहीं है मेरे पास, लेकिन तब भी मेरे पास राइट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल करने का। The general rule regarding the transfer of title is that seller cannot transfer a better title to the buyer for goods than he himself has. If a seller is not the owner of goods, then the buyer will also not become the owner. That is, the title of the buyer shall be same as the title of seller. कि जैसे सेलर के पास टाइटल रहता है, टाइटल ऑफ ओनरशिप रहता है, वैसे ही बायर के पास पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे कौन से केस है जहाँ पर सेलर सेल नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पर कोई और सेल कर रहा है, स्टिल हमारा टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिन मैक्सिम नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, विच मीन्स, ये याद रखेंगे, ये लैटिन मैक्सिम और इसका मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। वैसे तो हमारा जो जनरल रूल होता है वो क्या बोलता है कि जिसके पास वो सामान नहीं है वो उस सामान को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ इस कोचिंग सेंटर में बैठ करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, अब ये कंप्यूटर की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, मैं इसको सेल नहीं कर सकती हूँ किसी को भी, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल, हमारा लैटिन मैक्सिम जो बोल रहा है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जिसके पास जो सामान नहीं है, जिसके पास जिस सामान की ओनरशिप नहीं है, वो सामान को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। लेकिन इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जहाँ पर नॉन ओनर्स भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 13, इफ ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी हु बाइज देम इन गुड फेथ, बी विल गेट no title to that and the true owner has a right to get back his goods from B. तो A ने क्या करा, A ने कुछ गुड्स चुरा लिए थे कहीं से और वो B को सेल कर दिए थे, और B ने वो जो गुड्स खरीदे थे वो गुड फेथ में खरीदे थे, लेकिन B के पास टाइटल स्टिल नहीं होगा। लेकिन अगर उसका ट्रू ओनर आइडेंटिफाई हो गया तो फिर B को क्या करने पड़ेंगे, ट्रू ओनर को गुड्स वापस करने पड़ेंगे। Example 14, P, the hirer of the vehicle under a hire purchase agreement, sells them to Q. Q, though a bona fide purchaser, does not acquire the ownership in the vehicle. At the most, he acquires the same right as that of the hirer. Obviously, hire purchase agreement में वो person उस good का owner नहीं बनता, ओनर नहीं बनता तो वो सेल नहीं कर सकता। स्टिल अगर उसने सेल कर दिया तो वो ओनरशिप हमारी वैलिड नहीं, वो हमारा ट्रांसफर हमारा वैलिड नहीं होगा। और ऐसे केस में जो क्यू है वो भले ही उस पोजीशन पे, हायरर की पोजीशन पे जरूर जा सकता है, लेकिन ओनरशिप की पोजीशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल बोलता है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज गॉट। If this rule is enforced rigidly, then the innocent buyers may be put to loss in many cases. Therefore, to protect the interest of the innocent buyer, a number of exceptions have been provided to this rule. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस रूल को रिजिडली विदाउट एनी चेंजेस फॉलो करते रहेंगे तो कई बार जो बायर है वो लॉस में आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमने उसके बायर के, इनोसेंट बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
हमने इस रूल के क्या बनाए हैं, कुछ एक्सेप्शंस बनाए हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अ सेल इज मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स would pass a good title to the buyer in the following circumstances, namely if he was in possession of the goods or documents with the consent of the owner। मतलब कि जब कोई एजेंट सेलर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करता है, तो उसको हम वैलिड मानेंगे। एजेंट यहाँ नॉन ओनर है, एजेंट यहाँ एक नॉन ओनर है। स्टिल एजेंट जो सेल कर रहा है ना, उसको हम वैलिड मान रहे हैं, और यहाँ पर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है बायर के पास। ऐसा किस किस केस में हो सकता है, जहाँ उस एजेंट ने गुड्स का पोजीशन अपने पास रखा हुआ था या गुड्स के डॉक्यूमेंट अपने पास रखे हुए थे विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। If the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, या फिर उसने सेल करी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका काम ही है, वो एजेंट उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। If the buyer had acted in good faith and had at the time of the contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sell, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ था कि सेलर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, मतलब कि मर्केंटाइल एजेंट के पास, और गुड फेथ में बायर ने एक्ट करा है, तो फिर तो भी इस पूरे सेल को हम वैलिड सेल मानेंगे। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, एजेंट हैविंग अ कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू द बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। तो एजेंट कोई भी हो सकता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक एजेंट का काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, ठीक। सेकेंड एक्सेप्शन क्या होता है इसका, कि कब नॉन ओनर ट्रांसफर कर सकता है, जहां एक गुड के जॉइंट ओनर्स हो, कि एक गुड ये ए का भी है, ये बी का भी है, ये सी का भी है। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर, और इनमें से एक जिसके पास पूरी ओनरशिप है भी नहीं, इसमें से एक ये जॉइंट ओनर्स है, इसके पास इस गुड की फुल ओनरशिप है भी नहीं, स्टिल जॉइंट ओनर जाकर के गुड को सेल कर दे तो भी हम उसको वैलिड सेल मानते हैं। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड हैज द सोल पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द परमिशन ऑफ को ओनर्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो जाकर के सीधा सेल कर देगा, इसकी इसे परमिशन लेनी पड़ेगी। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम फ्रॉम सच joint owner in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. Example 15, A, B and C are three brothers and joint owners of a TV and VCR, and with the consent of B and C the VCR and TV was kept in possession of A। ठीक है, यहाँ पर एक टीवी और VCR है जो जिसके तीन ओनर्स है, कौन, ए, बी और सी, तीन ओनर्स हैं। अब बी और सी के कंसेंट से, बी और सी के कंसेंट के साथ इसका पोजीशन किसके पास है, ए के पास है, और ए ने क्या करा, टीवी और वीसीआर को सेल कर दिया, किसको, पी को सेल कर दिया। हु बाइज इट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस दैट द ए हैड नो अथॉरिटी टू सेल, पी गेट्स अ गुड टाइटल ऑफ वीसीआर एंड टीवी। ठीक है, सिंपल है कि अगर बाकी को ओनर्स का कंसेंट है तो एक जॉइंट ओनर जिसके पास फुल ओनरशिप नहीं भी है, अगर वो गुड को सेल करता है और बायर इन गुड फेथ वो गुड्स को परचेज करता है, तो हम उसको वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल मानेंगे। ठीक है, आगे सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract. A buyer would require a good title to the goods sold to him by the seller who had obtained possession of goods under the contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that the contract has not been rescinded until the time of the sale. तो अगर किसी के पास पोजेशन पहुंच जाता है किसी गुड का और वो भी अंडर voidable contract, जैसे कि X fraudulently obtains a diamond ring from Y,
X ने Y से डायमंड रिंग फ्रॉडुलेंटली ली है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ Y. Y चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, X के अगेंस्ट केस कर सकता है. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता, X ने सेल कर दी रिंग किसको, Z को, एन इनोसेंट परचेजर. Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside. ठीक है, यहाँ पर लेकिन जा करके ये इसे क्लेम जरूर कर सकता है, X से क्लेम जरूर कर सकता है इसके पैसे. ठीक है, अगर यहाँ पर किसी पर्सन के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई सामान आ जाए और जिस पर्सन के पास ये राइट था कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने का, वो ऐसा करता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करता और फिर जो सामान उसके पास पहुंचा था वो उसको रीसेल कर दे, तो उस पर्सन के पास फिर उसके बाद रिकवर करने का, उस गुड को रिकवर करने का राइट नहीं रहेगा. ठीक है. फिर फोर्थ इज सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयरऑफ. मतलब कि X के पास कोई गुड था, X ने Y को सेल कर दिया था, X ने Y को सेल कर दिया था, लेकिन उस गुड का पोजीशन किसके पास था, X के पास ही था. If a person has sold the goods but continues to be in possession, मतलब कि X ने Y को गुड सेल तो करे बट X ने पोजेशन अपने पास ही रखा हुआ है कि गुड्स है X के पास ही. He will sell them to third person. तो ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन को सेल कर दे इस गुड्स को. And if such person obtains the delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, he would have good title to them, although the property in the goods has passed to the first buyer earlier. A pledge or other disposition of goods or the document of title by the seller in possession is equally valid. यहाँ पर ये बोल रहे हैं सिंपल सी चीज, X ने गुड्स Y को सेल करे थे, लेकिन X का जो पोजीशन था वो गुड्स का जो पोजीशन था वो X के पास ही था. इसके पहले ये गुड्स इसके पास ट्रांसफर होते X ने क्या करा, Z को सेल कर दिया. इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम वैलिड सेल बोल रहे हैं. ड्यूरिंग एन IPL मैच P buys a TV set from R. R agrees to deliver the same to P after some days. In meanwhile, R sells the same to S at higher price, who buys in good faith and without the knowledge about previous sale. S gets the good title. तो यहाँ पर जो एक्चुअली बाय कर रहा है उसको नुकसान ना हो, इसके लिए हमने एक्सेप्शन बनाया गया है. ठीक है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बायर के पास गुड टाइटल पहुंच रहा है हम ये पढ़ रहे हैं कि बायर के पास गुड टाइटल पहुंच जा रहा है, उससे कोई गुड वापस से रिकवर नहीं कर सकता. ठीक है ना. P ने R से टीवी सेट परचेज करा, इसको डिलीवर करना था बट इसने डिलीवर नहीं करा, उसके पहले इसने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, S को सेल कर दिया. तो S के पास जो गुड्स पहुंचे हैं ना, S के पास गुड टाइटल है, इतना हम पढ़ रहे हैं कि S के पास गुड टाइटल है. उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हम. यहाँ बायर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बायर तो मतलब कि अननोइंग था ना, बायर की यहाँ पर कोई गलती नहीं है जिसने एक्चुअली बाय करी गुड्स को. ठीक है, तो वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल है वो एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहा है. आर क्योंकि यहाँ पर ओनर रहा नहीं था, ओनर कौन बन गया था, P बन गया था, लेकिन पोजीशन होल्ड करता था R, और पोजीशन होल्ड करता था और R, और इसने तब S को सेल कर दिया. तो यहाँ पर P और R के बीच क्या है वो हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि S के पास गुड टाइटल पहुंच जाएगा, S को कोई मना नहीं कर सकता कि इसके पास गुड्स का टाइटल नहीं है. पॉइंट नंबर 5, sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him. Sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him, where the buyer with the consent of the seller obtains possession of the goods before the property in them has passed to him. He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to third person, and if such person obtains delivery of goods in good faith and without the notice of lien or other right of the original seller in respect of the goods, he would get a good title to them. Example रीड करते हैं. Furniture was delivered to B. हमने फर्नीचर डिलीवर करा B को under the agreement that price was to be paid in 2 installment. ठीक है, एक पर्सन ने या मैं बोलूँ A ने D को फर्नीचर डिलीवर करा
और फर्नीचर डिलीवर करने पर बी को ए को पेमेंट करनी थी 2 इंस्टॉलमेंट्स में। द फर्नीचर बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ बी, फर्नीचर मिल गया, प्रॉपर्टी बी की बन गई ऑन द पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, और बी के पास ओनरशिप कब पहुंचती है, जब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। लेकिन बी ने क्या करा, बी ने फर्नीचर को आगे किसी और को सेल कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले पहले। इट वॉज हेल्ड दैट द बायर एक्वायर्ड द गुड टाइटल, तो यहाँ पर जिसके पास ये ट्रांसफर हुआ होगा ना, इसके पास गुड टाइटल है, हम ऐसा ही मानेंगे। However, the person in possession of the goods under a hire purchase agreement under gives him only an option to buy is not recovered within the section unless it amounts to the same. A took a car from B. A took a car from B on this condition that A would pay monthly installment. किस condition पे, ये इसको monthly installment pay करता रहेगा, hire purchase type, with the option to purchase it by the payment of 1 lakh in 24 installment. तो जब 24 installment complete हो जाएगी तब वो buy कर लेगा। After the payment of few installment, A sold the car to C, और अभी कुछ installments ही पूरे हुए थे और उसके पहले A ने C को कार सेल कर दिया। B can recover the car from C. A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option to buy the car. ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ना दो केसेस पढ़े, यहाँ पर हमने दो केसेस पढ़े, दोनों में से एक केस में तो वैलिड ट्रांसफर हो रहा है टाइटल का, वैलिड ट्रांसफर हो रहा है टाइटल का, और दूसरे केस में वैलिड ट्रांसफर नहीं हो रहा टाइटल का, वैलिड ट्रांसफर नहीं हो रहा टाइटल का। यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने बी को गुड सेल करे, सपोज फर्नीचर सेल करा, और यहाँ पर सेल होती और बी के पास कोई ऑप्शन टू बाय नहीं था, इसके पास इसको खरीदना ही खरीदना था। कब ये खरीदता, जब ये इसको एक सपोज फर्नीचर था 20,000 रुपये का, इसको पे करना है पहली बार में 10,000 रुपये और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करना है 10,000 रुपये। कब, सपोज फर्स्ट मार्च को और फिर 1 अप्रैल को पे करना है। फिर इसने क्या करा, बी ने इन दोनों इंस्टॉलमेंट के बीच में सेल कर दिया फर्नीचर सी को। तो यहाँ पर जो सी के पास टाइटल पहुँचेगा इसको हम वैलिड ट्रांसफर बोलेंगे, क्योंकि बी के पास ओनरशिप चली जाती सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पास, बी के पास जो टाइटल और ट्रांसफर पहुँचता वो वैलिड पहुँचता, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये इस सेल को हम वैलिड ट्रांसफर बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये था हायर परचेज वाला केस, हायर परचेज वाला केस, जहाँ पर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या करा, कार दी है और ये इसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा। यहाँ पर इसके पास ऑप्शन टू बाय है, ये बाय कर ही रहा है ऐसा नहीं है, ऑप्शन टू बाय है, और इसने जैसे ही 2 इंस्टॉलमेंट पे करी इस कार को इसने सी को सेल कर दिया। यहाँ पर इस सेल को हम वैलिड नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन टू बाय है। तो हम हायर परचेज के केस में ऐसे करने को वैलिड नहीं बोलते, लेकिन जहाँ हम एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं वहाँ हम रीसेल कर दे तो उसको वैलिड बोलते हैं। क्या समझ में आया ये पूरा आपको? यहाँ पर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, जैसे कि मैं ना शॉप पे बैठी हूँ, इसमें क्या होता है, मैं एक शॉप पे बैठी हूँ, ये सपोज ए है जिसकी ये शॉप है जो ये सामान को सेल करता है, और इसके पास थोड़ी देर के लिए इसका दोस्त बी आकर के बैठ गया। इनके पास एक कस्टमर आया सी, ठीक है, यहाँ पर ओनरशिप कौन रखता है इन गुड्स की, ए ओनरशिप रखता है इन गुड्स की, और ये जो गुड है, ये जो सी गुड लेने आया था, ये वाला गुड लेने आया था जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। बी ने क्या बोला, बी ए का फ्रेंड है और बी ने सी को बोला कि आप ये गुड ले जाओ, 5,000 रुपये में ले जाओ। और जब ये कॉन्वर्जेशन हो रही थी ए ने भी इसको रोका नहीं, सी को क्या लगा कि बी इसका ओनरशिप रखता है ना, बी की शॉप है, और बी ने बोला 5,000 में ले जाओ, और सी जो है 5,000 में ले गया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये भी वैलिड ट्रांसफर ही होगा,
क्योंकि यहाँ पर ए ने भी इसको रोका नहीं और बी के रिप्रेजेंटेशन से ऐसा लगता था कि बी के पास गुड टाइटल है उस गुड्स का, ठीक है। तो ऐसे केस में भी हमारा वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल ही होता है। where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get the good title as against the true owner. But before the good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out of the other person in question as a true owner as the person authorizes to sell the good. A तो ये मैंने बता ही दिया, ये इसी तरीके का केस है। क्या आपको एस्टॉपल वाला केस समझ में आया, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल क्या हो रहा है इसके अंदर? yes. फिर सेल बाय अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के तो हम पूरा यूनिट पढ़ चुके हैं, पता है ना अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर होता है जिसके पास, जिसने गुड्स को सेल करा बट उसके पास पैसे नहीं आए, है ना, तो उसके पास राइट होता है, राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो हम यूनिट 4 में पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर वो ट्रांसफर कर दे तो भी यहाँ पर हम इसको वैलिड ट्रांसफर बोलते हैं। ये तो हम पूरा यूनिट 4 में पढ़ कर आए हैं। फिर सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट। सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेजर अ वैलिड टाइटल। अगर यहाँ पर कोई कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, कंपनी पे ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेट अपॉइंट किया गया, अगर वो उस कंपनी के गुड्स को सेल करता है तो भी हम उसको वैलिड सेल बोलते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट द वैलिड टाइटल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। हम रोड पे चल रहे थे, हमें गुड्स मिल गए, ठीक है, हमें गुड्स मिल गए, हम फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, हमने उस गुड को सेल कर दिया तो भी ये वैलिड ट्रांसफर होता है। अ सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल बाय टू द बायर। तो अगर पॉनी के केस में भी हमने ये भी पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ये भी हमारा गुड टाइटल ऑफ ट्रांसफर होता है। तो ये हमने जो बाकी के एक्ट्स में हमने पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहाँ पर भी जो ये सेल होता था ये हमारा गुड टाइटल ऑफ ट्रांसफर ही होता था। आगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 31 to 44। आगे स्टार्ट करते हैं तोशिका। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 31 to 44। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल implies delivery of goods by the seller and acceptance of delivery of goods and the payment of price for them by the buyer in accordance of the terms of the contract। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहां सेलर ने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने गुड्स के प्राइस को पेमेंट भी कर दिया और एज पर टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें हो गई, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सिंपल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड बाय द बायर, पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? जहां हम पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजेशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स। Thus, if the possession is taken through unfair means, there is no delivery of goods. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the party agrees, shall be treated as delivery or putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf. शॉप बंद थी, हमने जाकर के गुड्स चुरा लिए, हमारे पास गुड्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि पोजेशन हमारे पास आ गया। अनफेयर मीन से पोजेशन लेना इज नॉट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन या डिलीवरी। जब एक फेयर मीन से एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रांसफर होते हैं गुड्स, उसको बोलते हैं हम डिलीवरी होना। डिलीवरी आर ऑफ 3 टाइप्स, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हम तीनों डिलीवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स और of the buyer to accept and pay for them
इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेलर और बायर की ड्यूटी क्या होती है? सेलर की ड्यूटी होती है गुड्स को डिलीवर करना, बायर की ड्यूटी होती है गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसके लिए पे करना। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी ऑफ गुड्स and the payment of price are concurrent condition. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange of the price. The buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of goods. तो पेमेंट और डिलीवरी, ये जो दो कंडीशन है सेलर की और बायर की, ये साथ के साथ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही रेडी होने चाहिए और दोनों ही विलिंग टू टेक दैट गुड और एक्सेप्ट दैट गुड या फिर डिलीवर दैट गुड होने चाहिए। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज डिलीवरी सेक्शन 33। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स in the possession of the buyer or of the person authorized to hold them on his behalf. डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी होता है कि जहाँ हम गुड्स को ऐसे पोजीशन में डालें, मतलब कि वो दूसरे के पास पोजेशन उस गुड्स का पहुँच जाए, मतलब कि दूसरे पर्सन के पास अथॉरिटी पहुँच जाए कि उसको होल्ड करने, गुड्स को होल्ड करने की। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। A delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such good as the delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as delivery of the remainder. यहाँ पर क्या मतलब है? इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी में क्या होता है कि सपोज ए को सेल करना था, यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का, सपोज 1000 वाटर बॉटल्स, 1000 वाटर बॉटल्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, ए के पास ट्रक ही था जिसमें 500 वाटर बॉटल्स ही आ सकते थे। ठीक है, इसके पास ऑप्शन ही था कि इसको 500 करके गुड्स भेजने पड़ेंगे, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसने 500 भेजा और बाद में 500 भेजा, तो यहाँ पर क्या था, इसका इंटेंशन था कि वो होल डिलीवरी करेगा, बट इसके पास उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और दूसरा केस क्या है कि जहाँ पर इंटेंशन हो सीवियर करने का, मतलब यहाँ पर इंटेंशन नहीं था इसका अलग अलग करने का, बट इसके पास अवेलेबिलिटी ही ऐसी थी कि वो अलग अलग करके भेज पाए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके पास ट्रक अवेलेबल है जिसमें 1000 वाटर बॉटल्स जा सकती है, इसके पास भले ही 2 ट्रक अवेलेबल है जिसमें 1000 बॉटल जा सकती है, स्टिल इसने क्या करा, इसने पहले 500 भेजे, इसने पहले 500 ही भेजे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पार्ट डिलीवरी में इंटेंशन है कि हम अलग अलग करके भेजेंगे, होल डिलीवरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो पार्ट डिलीवरी करे, बल्कि उसके पास अवेलेबिलिटी ही ऐसी थी कि वो पार्ट डिलीवरी कर पाया, ऐसे केस में बी पहले 500 एक्सेप्ट करेगा और फिर 500 भी उसको बाद में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे वाले केस में जहाँ पर उसके पास पूरे चांस थे कि वो एक बार में पूरी डिलीवरी कर सकता है, फिर भी इसने जानबूझकर अलग अलग किया, तो ऐसे केस में बी के पास ऑप्शन हो जाता है कि वो रिमाइंडर का डिलीवरी एक्सेप्ट ना करे, बाकी 500 वाटर बॉटल्स की डिलीवरी एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, सर्टेन गुड्स लाइंग एट द wharf are sold in a lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who has paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away the part. Held there was delivery of a whole. क्या आपको ये पार्ट डिलीवरी वाला पॉइंट समझ में आया? Buyer to apply for delivery. Apart for any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for the delivery. तो जब तक बायर ने डिलीवरी के लिए नहीं बोला तब तक seller is not bound to deliver them. Place of delivery, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer, is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties. Apart from any such contract, goods are delivered at a place at which they are at the time of sale, and goods are agreed to be sold are to be delivered at a place at which they are at the time of agreement or sale,
or if the goods are not then in existence at the time when they are manufactured or produced. तो goods का डिलीवरी का प्लेस क्या हो सकता है, या तो वो समय जब सेल करना था उसी टाइम पर डिलीवरी हो गई, जब हमने फ्यूचर में करा है, मतलब कि अभी हम एग्रीमेंट फॉर सेल कर रहे हैं उस प्लेस पर डिलीवरी हो सकती है, या फ्यूचर में गुड्स बनेंगे, अभी गुड एग्जिस्ट नहीं करते तो जहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए या प्रोड्यूस करे गए वहाँ पर डिलीवरी हो सकती है. टाइम ऑफ डिलीवरी, where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no timing for sending them is fixed. The seller is bound to sell them within the reasonable time. अगर गुड्स को डिलीवर करने का कोई टाइम सेट नहीं किया गया है तो वो जो सेलर है वो रीजनेबल टाइम पे गुड्स को भेजेगा. ऑफिस आवर्स में या फिर रीजनेबल टाइम पे, ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे वो गुड्स की डिलीवरी कर रहा है. ठीक है. गुड्स इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, where the goods at the time of sale are in the possession of third party, there is no delivery until such third person acknowledges the buyer that he holds the good on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to the goods. अगर हमने कोई गुड्स को सेल करा और वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो जब तक थर्ड पार्टी एक्सेप्ट ना कर ले कि वो जो गुड्स का पोजीशन रख रहा है वो बायर के बिहाफ पे रख रहा है, तब तक हम डिलीवरी ऑफ गुड्स को नहीं मानते. टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर. व्हाट इज द रीजनेबल आवर इज द क्वेश्चन इन फैक्ट. तो टाइम फॉर ऑफर ऑफ डिलीवरी, टेंडर का मतलब होता है ऑफर ऑफ डिलीवरी, तो ये हमेशा रीजनेबल आवर में होना चाहिए, ऑफर हमेशा रीजनेबल आवर में होना चाहिए. क्वेश्चन इन फैक्ट मतलब कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रीजनेबल आवर क्या है, लेकिन रीजनेबल आवर जनरली मतलब बिजनेस आवर्स या फिर मतलब कि ऐसा आवर कि मतलब कि नॉर्मली जब डिलीवरी हम कर सकते हैं. एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, द एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. तो यहाँ पर जो भी डिलीवरी का एक्सपेंस होता है वो कौन बोर्न करता है, वो सेलर बोर्न करता है. डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them. अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ए बी को 1000 वाटर बॉटल्स भेजेगा, सेल करेगा, लेकिन ए ने जो एक्चुअल डिलीवरी करा वो 600 वाटर बॉटल्स का ही करा, तो बायर के पास राइट है कि वो पूरा डिलीवरी ही रिजेक्ट कर दे. बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड ही विल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट. लेकिन अगर बायर ने वो 600 वाटर बॉटल एक्सेप्ट कर लिए तो बायर को 600 के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट डिसाइड किया गया होगा, सपोज इन्होंने डिसाइड किया कि एक वाटर बॉटल 10 रुपए का है, तो इसको 6000 रुपीज ए को देने पड़ेंगे. Whether seller delivers to the buyer a quantity larger than he contracted to sell, मतलब कि यहाँ पर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 वाटर बॉटल सेल करने का, लेकिन ए ने बी को 1200 वाटर बॉटल सेंड कर दिए, तो फिर बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट. अब बायर के पास पहला ऑप्शन क्या है, बायर के पास पहला ऑप्शन है कि वो 1000 एक्सेप्ट कर ले और 200 रिजेक्ट कर दे, 200 रिजेक्ट कर दे. तो 1000 जो उसने एक्सेप्ट करे उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट रेट पर वो प्राइस पे करेगा. इफ द बायर एक्सेप्ट द होल, और दूसरा ऑप्शन इसके पास ये भी है कि वो पूरे 1200 वाटर बॉटल्स को एक्सेप्ट कर ले, पूरे 1200 को एक्सेप्ट कर ले, तो अब इसको 1200 के हिसाब से इसको पेमेंट करनी पड़ेगी. Where the seller delivers the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of a different description not included the contract, but the buyer may accept the goods where in accordance with the contract and reject or may reject the whole. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ तीसरे केस में कि ए और बी के पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वाटर बॉटल सेल करने का, ठीक है, लेकिन ए ने बी को जो सेल करा मतलब जो गुड्स भेजे वो इसने क्या भेज दिया, 600 तो वाटर बॉटल्स भेज दिए और 400 लंच बॉक्स भेज दिए, और 400 लंच बॉक्सेस भेज दिए. तो ऐसे केस में क्या होगा कि बायर एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी का रिजेक्ट कर सकता है. मतलब कि वो 600 वाटर बॉटल्स या तो एक्सेप्ट कर लेगा और 400 लंच बॉक्सेस को रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि वो जितने भी गुड्स आए पूरे रिजेक्ट कर दे.
ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, 3 कंडीशंस पढ़े। ऐसे केस में हमने 3 कंडीशंस पढ़े हैं डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में। पहला था कि जहाँ ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1000 वाटर बॉटल सेल करने का, लेकिन ए ने बी को कम वाटर बॉटल भेजे, 600 ही भेजे, तो ए को एक या तो रिजेक्ट कर सकता है, पूरा पूरा इसको वापस भेज सकता है, या अगर वो एक्सेप्ट करता है 600 को तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पर पैसे दे देगा। दूसरा केस था कि यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया था 1000 वाटर बॉटल भेजने का, ए ने ज़्यादा गुड्स भेज दिए, तो यहाँ पर जो बायर होता है उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा वो और पेमेंट कर देगा उसके हिसाब से, या जितना उसने मांगा था उतना एक्सेप्ट करेगा और बाकी का रिजेक्ट कर देगा। तीसरा केस था कि जो गुड मांगा था उसने उसके साथ साथ दूसरा गुड मिक्स करके भेज दिया। यहाँ पर 1000 वाटर बॉटल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इसने 600 वाटर बॉटल और 400 लंच बॉक्स भेज दिए, तो बायर के पास अगेन 2 ऑप्शन है कि उसने जितना गुड मांगा था वो एक्सेप्ट कर ले और बाकी का रिजेक्ट कर दे, और दूसरा ऑप्शन है या तो पूरा पूरा रिजेक्ट कर दे। क्या समझ में आ गए तीनों केसेस? Installment deliveries. Unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept delivery in installment. The right and liabilities in cases of delivery by installment and payment thereon may be determined by the parties of contract. यहाँ पर क्या मतलब है कि बायर अगर एग्री नहीं करा है पहले से तो वो एक्सेप्ट, वो चाहे तो ना एक्सेप्ट करे अगर उसे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी मिल रही है तो। There are the sale of 100 tons of paper to be shipped in November. The seller shipped 80 tons in November and 20 tons in December. The buyer was entitled to reject the whole 100 tons. जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एग्रीमेंट किया ही नहीं है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी चाहिए, और सेलर ने इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर दी, तो बायर के पास क्या राइट है? बायर के पास राइट है कि होल कॉन्ट्रैक्ट को वो रिजेक्ट कर सके। डिलीवरी टू कैरियर, subject to the terms of the contract, the delivery of goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be the delivery to the buyer. अगर हम कैरियर को गुड्स भेज देते हैं, सेलर कैरियर को गुड्स दे देता है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं? डीम टू बी डिलीवर टू द बायर मानते हैं। उसके बाद रिस्क किसका होता है? बायर का रिस्क होता है, और हमने ये पढ़ा था बायर का रिस्क होता है जब सेलर अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करता। डिट्योरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, where the goods are delivered at a distant place, बहुत दूर उसने गुड्स को भेजा, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk. B sold to Q, P ने गुड्स सोल्ड करे Q को, certain quantity of iron rods which were to be sent by a proper vessel. It was rusted before it reaches to the buyer. The rust of the rod was so minimal and was not affecting the merchantable quality that deterioration was not necessarily incidental to its transmission. It was held that Q was bound to accept the goods. ठीक है, P ने Q को आयरन रॉड्स भेजे, लेकिन उसमें डिटोरेशन हुआ, लेकिन वो इतना कम था ना कि वो उसकी क्वालिटी को डिटोरेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर Q एक्सेप्ट करेगा गुड्स को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही डिटोरेट हो जाते गुड्स को, तो हो सकता था Q एक्सेप्ट नहीं करता और Q का एक्सेप्ट करना ना करना भी वैलिड होता। बायर्स रिस्क टू एग्जामाइन द गुड्स, सॉरी बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड, where the goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he has entitled to the reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. Unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods. जब बायर ने गुड्स को एग्जामाइन अगर नहीं करा था पहले, तो बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामाइन कर सके, तभी वो गुड्स को बाय करेगा या उसके लिए पेमेंट करेगा। रूल related to acceptance of delivery of goods. Acceptance is deemed to take place when the buyer intimates to the seller that he had accepted the goods. तो हम एक्सेप्टेंस कब मान लेंगे? एक्सेप्टेंस हो गई है जब सेलर ने क्या करा हो,
सेलर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो कि गुड्स एक्सेप्टेड है. डज एनी एक्ट और टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ बायर कर दे जिससे पता लगता है कि सेलर के पास अब ओनरशिप नहीं है. रिटेन्स द गुड आफ्टर द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम. ऑब्वियसली जब हम सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे गुड्स को भेजते हैं और रिजेक्ट करने का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो इससे भी पता लगता है कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स. बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स unless otherwise agreed, where the goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates the seller that he refuses to accept them. अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी ऐसे पॉइंट की वजह से, किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से जो सेलर ने पूरी नहीं करी थी, तो यहाँ पर सिर्फ बायर को ये बोलना है कि आई डू नॉट एक्सेप्ट द गुड, बस उसे इंटीमेट करना है. यहाँ पर बायर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो उसको गुड्स उसके पास तक पहुँचवाए, ठीक है, सिर्फ उसे उसको इंटीमेट करना होगा. रिटर्न करना बायर की ड्यूटी नहीं है बल्कि सेलर की ही ड्यूटी है गुड्स को वापस लेकर के आना. लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery and the buyer does not within reasonable time after such request take the delivery of good, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. Provided further that nothing in this section shall affect the right of the seller where the neglect or refusal of the buyer to take the delivery amount to the repudiation of contract. ठीक है, अगर बायर को विद इन रीजनेबल टाइम गुड्स को डिलीवरी को एक्सेप्ट करना था, बायर नहीं करता, तो फिर बायर सेलर को जो भी नुकसान हुआ है उसको पे करने के लिए लायबल होगा, उसको वो पे करना पड़ेगा. किसको? बायर को. कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें.